नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। कृषि मंत्री गणेश जोशी का केरल दौरे का आज दूसरा दिन है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने तिरुवनंतपुरम में आयोजित मेगा 2023 के प्रदर्शनी हाल का निरीक्षण किया और जहां प्रदेश के विभिन्न राज्यों के 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे और साथ ही जिसमें उत्तराखंड से भी कृषि विभाग के अधीन उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद ने भी स्टॉल लगाया था। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केरल सरकार में पशुपालन और उसके साथ ही डेयरी मंत्री को भी चिंजुरानी भेंट की और उन्हें सुगंध के निर्मित उत्पादों का स्मृति चिन्ह भेंट किया और उन्हें उत्तराखंड आने का आमंत्रण भी दिया। उत्तराखंड को एक बार फिर से केंद्र से बड़ी सहायता मिलने जा रही है और पीएम श्री योजना प्रदेश के 232 प्राथमिक और साथ ही माध्यमिक विद्यालय चयनित हुए और इस केंद्र घोषित योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों को खेल के मैदान और स्मार्ट क्लास फर्नीचर जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए 300 से लेकर 400 करोड़ तक धनराशि मिलने का रास्ता साफ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संसाधनों से ये विद्यालय संसाधन केंद्र के रूप में आसपास के अन्य विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केंद्र की महत्वाकांक्षी पीएम योजना से भी इससे सीधे लाभ मिलेगा। जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। जितेंद्र, यहाँ अगर देखा जाए तो खास तौर पर प्रदेशवासियों को पीएम श्री योजना का लाभ मिलने की बात सामने आ रही है, लेकिन सबसे अहम चीज़ होती है कि लाभ मिलने के साथ ही और जब ये प्रक्रिया में आता है तो उस दौरान
मॉनिटरिंग बहुत बड़ा एक एजेंडा बन जाता है कि राशियां दी जाती है, धनराशि यहाँ पर आवंटित की जाती है, लेकिन उसके बाद जब धरातल पर उतरती है तो पता चलता है कि बंदर बाट हो जाए। लेकिन उस बाबत मॉनिटरिंग को लेकर भी क्या कुछ यहाँ पे तैयारियां रहने वाली है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिलेंगी? देखिए, अभी फिलहाल तो ये जो धनराशि है ये उत्तराखंड के जो 232 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय है उनका चयन इस योजना के तहत हुआ है और केंद्र पोषित ये योजना है। इसके अंतर्गत जो है विद्यालयों में खेल के मैदान, स्मार्ट क्लास, फर्नीचर, जो आवश्यक चीजें होती हैं उनके लिए 300 से 400 करोड़ तक की धनराशि मिलने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि संसाधनों की कमी से जो जो विद्यालय अभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं कर पाते थे, उनको अच्छी अवस्थापनाएं मिल जाएंगी, अच्छी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा के स्तर को सुधारने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा करेंगे। ये जो अवस्थापना के लिए बजट आया है। अब रही बात खर्चे की, तो जाहिर सी बात है, जैसे आपने भी कहा कि जब कभी भी सरकारी धनराशि कहीं आवंटित की जाती है तो उनमें तरह तरह की अनियमितताएं देखने को मिलती हैं और कई बार तो कई सवालिया निशान भी उन पर खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकारों को ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर केंद्र पोषित योजनाओं का कोई पैसा उत्तराखंड में आता है या किसी भी प्रदेश में आता है तो उनका 100% उपयोग हो और जिस चीज के लिए, जिस कार्य के लिए वो पैसा आवंटित किया गया है उसमें वो संपूर्ण खर्च हो और पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ खर्च हो। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी व्यवस्था बन पाएगी वो तो भविष्य में देखने वाली बात होगी कि इन 400 करोड़ रुपयों के लिए सरकार मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था करती है, क्योंकि अभी तक कोई रोड मैप ऐसा तैयार हुआ नहीं है। अभी जो पुरानी प्रणाली है उसी हिसाब से उत्तराखंड में सारे काम चल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई जो बड़ी योजनाएं होती हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए कई नोडल अधिकारी घोषित कर दिए जाते हैं जो समय समय पर उसकी निगरानी करते हैं। संभवतः केंद्र पोषित योजनाओं का ये पैसा है तो केंद्र सरकार इसके बारे में जरूर सोचेगी। लेकिन ये अपना भी दायित्व बनता है, प्रदेश के जो हुक्मरान हैं उनका भी ये दायित्व बनता है कि अगर कहीं कोई पैसा जनहित के काम के लिए आ रहा है तो उस पैसे का 100% उपयोग जनहित में हो। जी बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि पीएम श्री योजना में 232 विद्यालय भी चयनित किए गए हैं और ख़ास तौर पर ये जो आंकड़ा है जहाँ पर जो अमाउंट की बात की जा रही है विद्यालयों पर ख़ास तौर पर फोकस है। अब देखिए जितेंद्र जी, ये हम देखते हैं, देहरादून की बात कर लीजिए आप, रुद्रप्रयाग की बात कर लीजिए या फिर जो भी ये उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्र हैं उनकी बात कर लीजिए, वहाँ कई बार सरकारी जो योजनाएं होती हैं वो पहुंचती हैं, वो हम देखते भी हैं, लेकिन सबसे अहम मसला जो खड़ा होता है वो होता है कि इन योजनाओं को पहाड़ पर कैसे चढ़ाया जाए, ये सबसे अहम चीज़ होती है। तो ऐसे में ये जो अब योजना है, जिस तरीके से इन विद्यालयों को सिलेक्ट किया गया है, चयनित किया गया है, तो मानकर चला जाए कि ये योजना जो है वो उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी चढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए, इस चीज को कहने में मैं गुरेज नहीं करूंगा कि दुर्भाग्य रहा इस प्रदेश का। जब से ये प्रदेश बना तब से करोड़ों की योजनाएं इस प्रदेश पर आई, इस प्रदेश में आई है। हाँ। चाहे राज्यों की योजनाएं रही हूं, चाहे केंद्र की योजनाएं रही हूं, लेकिन आज अगर सबसे बड़ा दंश पहाड़ झेल रहा है तो मेन मूलभूत सुविधाओं के लिए ही झेल रहा है और पहाड़ का पूरा पलायन जो बदस्तूर जारी है मैदानों की तरफ, उसका एक मुख्य कारण यह भी है। वहां पर सड़कों का तो जाल बिछ गया, लेकिन शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है कि दूरस्थ क्षेत्रों में अगर कोई बीमार होता है तो उनको मैदानी अस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ता है। यही स्थिति पढ़ाई की भी है कि अगर कोई अच्छी शिक्षा और अच्छे विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो उसके लिए कोई ऑप्शन पहाड़ों में नहीं है। उसको मजबूर होकर देहरादून आना पड़ता है या मैदानी क्षेत्रों की तरफ अपना रुख करना पड़ता है, क्योंकि उनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंताएं सताती हैं। तो सरकारों ने आज तक ऐसा कोई रोड मैप तैयार नहीं किया कि पहाड़ का आदमी पहाड़ पर रुके, और वो जरूर रुकेगा अगर उनको, क्योंकि वो वहां पर अपना बड़ा घर, बड़ी जमीन, बड़ी जायदाद छोड़ के 2 कमरों के सेट में देहरादून और हल्द्वानी में रहता है। बिल्कुल। किराया अलग से देता है, लेकिन उसकी मजबूरी होती है क्योंकि उसके बच्चों का जो भविष्य है वो उसको अधर में दिखता है। रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की बहुत अच्छी सेवाएं पहाड़ों में नहीं है। तो अगर ये पैसा आया है और उसको वास्तव में धरातल पर इस सोच के साथ उतारा जाए कि हमको पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देनी है, अच्छी शिक्षा देनी है, और उसका इवन मैं तो ये कहता हूं कि बहुत ज्यादा प्रयास भी सरकारें ना करें। अगर एक
ब्लॉक स्तर पर एक विद्यालय को ऐसा मॉडर्न विद्यालय बनाया जाए कि आदमी वहां रुकने को विवश हो जाए। तो बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की होगी। 13 जिले हैं और 13 जिलों के जो विकास खंड हैं, उन विकास खंडों पर एक एक विद्यालय भी अगर ऐसा बन जाता है, एक एक स्वास्थ्य केंद्र भी ऐसा बन जाता है बिल्कुल कि जिसमें सारी सुविधाएं हों, तो मुझे लगता नहीं कि पहाड़ का आदमी कभी मैदान की तरफ रुख बिल्कुल। करेगा और या इसीलिए पलायन ज़रूरी भी है जितेंद्र जी की ये जो योजनाएं हैं ये पहाड़ों पर चढ़े तभी सही मायनों में सार्थक भी माने जाएंगे। शुक्रिया जितेंद्र पेटवाल जी हमसे जुड़ने के लिए और सारी जानकारी के लिए। यमुनोत्री धाम में देश विदेश के आम श्रद्धालुओं को यात्रा दर्शन कराना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी ने भी थाना बड़कोट में होटल और टैक्सी सहित यात्रा से जुड़े हुए लोगों के साथ बैठक की और उनके सुझाव मांगे। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि तीर्थ यात्रियों के वाहनों की जगह जगह चेकिंग कर परेशान न किया जाए। यमुनोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम करना पुलिस प्रशासन का पहला लक्ष्य है और उन्होंने कहा कि यात्रा व्यवस्था में सभी की सहभागिता रहेगी। अर्थव्यवस्था फैलाने यहाँ पर अव्यवस्था फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उपेंद्र असवाल हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। उपेंद्र, यहाँ पर खासतौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो लोग अव्यवस्था कराएंगे उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इन अव्यवस्था फैलाने वालों पर ये जो असामाजिक तत्व होते हैं उन पर नियंत्रण के लिए क्या प्लानिंग है? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड का जो पहला धाम है, जो यमुनोत्री धाम है, जो यहीं से माँ यमुना के जो दर्शन होते हैं, यहीं से जो उत्तराखंड के जो पहले दर्शन होते हैं, यहीं से माँ यमुना के जो तीर्थयात्री जो आते हैं, सबसे पहले जो दर्शन होते हैं वो माँ यमुना के जो दर्शन होते हैं, यहीं से लोग देश विदेशी जो लोग आते हैं। अब जो इस समय जो मान्य जो कप्तान जो उत्तरकाशी जो इस समय जो पहले जो बनाए हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले जो ट्रैफिक की व्यवस्था, घोड़े खच्चर की व्यवस्था, जो किसी तरह से जो टूरिस्ट जो यहाँ पे आते हैं उनके लिए जो व्यवस्था का जो उन्होंने किया, हर व्यक्ति से हर से जो उन्होंने व्यवस्था करी है, तो उन्होंने हर किसी को निर्देश दिए है कि जो बाहर से जो तीर्थ यात्री जो आते हैं उनसे भाईचारे का त्याग वो जरूरी करना चाहिए। ट्रैफिक की जो व्यवस्था वो होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और ऐसे में उपेंद्र, ये जो जिस तरीके से पूरा अगर देखा जाए तो श्रद्धालुओं को जो उनकी यात्रा है उसको सुगम रखने के लिए, सहज रखने के लिए तैयारी खास तौर पर देखने को मिल रही है और ये बैठक में हमने देखी है। तो इस बैठक का लबोलुआब क्या निकला है? मतलब किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं? तीर्थयात्रियों के वाहन चेकिंग को लेकर भी खास तौर पर बताया जा रहा है कि कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं ताकि जो तीर्थयात्री पहुँचेंगे उनको खास तौर पर किसी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो यमुनोत्री जो तीर्थयात्री जो आते हैं, घोड़े खच्चर जो यहाँ का जो मार्ग जो पैदल मार्ग 5 किलोमीटर का जो मार्ग है, उसमें जो तीर्थयात्री को चलने की जो दिक्कत होती है, उसके लिए इस समय जिला पंचायत और प्रशासन ने जो व्यवस्था करी है कि 700 कुछ घोड़ों की व्यवस्था करेगी। एक टाइम पे इतने घोड़े खच्चर ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे और लोगों को आने जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। जो घोड़े खच्चर और जो व्यवस्था है उसको बराबर बना कर रखे और तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। जी बिल्कुल। और उपेंद्र, जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि ये तैयारियां खासतौर पर रहने वाली हैं, तीर्थ यात्री जो रहेंगे उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो उसके लिए खासतौर पर जो तैयारियां हैं। और इस बार खासतौर पर प्रशासन और सरकार उनका भी कहना ये है कि तीर्थ यात्रियों की जो संख्या है इस बार बढ़ेगी। लेकिन देखिए, जोशीमठ में जो जिस तरीके से मकानों में दरारियाँ आई, ज़मीनों में दरारियाँ आई और जो स्थिति वहाँ पर देखने को मिले, ऐसे में उसको लेकर भी जो तीर्थयात्री होंगे उनको भी सहज करना बहुत ज़रूरी होगा कि देखिए समस्या अब उस तरीके से विकट नहीं है। जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली जो व्यवस्था है कि वो जो सबसे पहला जो धाम है वो यमुनोत्री धाम है। यमुनोत्री धाम से ही पहला पड़ाव जो लोगों का जो होता है और जो यहाँ की जाम की व्यवस्था है, घोड़े खच्चर की व्यवस्था है और जो लोग यहाँ पर यात्रा करते हैं, लोगों को कई परेशानियां होती है आने जाने में,
उस चीज को लेके प्रशासन और पुलिस जो स्थानीय लोगों की कई शिकायतें थी कि यहाँ पर रास्ता नहीं है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। तो इस समय जो हमारे जो कप्तान जो उत्तरकाशी जो आए हैं, इसमें उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि मतलब किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जिस तरह से लोग चाहेंगे, और उन्होंने जो टीमें बनाई है, जिन लोगों ने सुगम में व्यवस्था करी है, उस हिसाब से लोगों के साथ घोड़े खच्चरों की बीमा की व्यवस्था, कई लोगों की सबसे बड़ी परेशानी थी कि यहाँ पे जो खच्चर घोड़े गए थे, कई लोग मर गए थे, तो और वो खच्चर घोड़े जो मरे थे उनका बीमा नहीं मिल पाया है, और अभी तक वो लोग ये कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो कप्तान साहब ने प्रशासन जो इस समय व्यवस्था है वो ये है कि लोगों को आने जाने में और बिल्कुल, यानी कि तीर्थयात्रियों की जो यात्रा है उसको सहज सुगम कराने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। शुक्रिया उपेंद्र सारी अपडेट के लिए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का पुरोहितों ने भी विरोध किया। पुरोहितों ने सीएम धामी से मुलाकात कर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को समाप्त करने की मांग की। इस प्रक्रिया को समाप्त करने के पीछे सभी पुरोहितों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। तो 4 धाम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है और पुरोहितों ने अपना विरोध दर्ज करवाया है और उसके साथ साथ यहाँ पर सीएम धामी से इस प्रक्रिया को समाप्त करने की मांग की है। अंकिता भंडारी और किरण नेगी हत्याकांड में लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में मातृभूमि सेवा पार्टी ने न्याय यात्रा निकाली है, जो कि गढ़वाल के कई शहरों से होते हुए गोलजय देवता अल्मोड़ा पहुंचेंगे और न्याय की मांग करेंगे। न्याय यात्रा रुद्रप्रयाग पहुंची और न्याय यात्रा में किरण नेगी के पिता भी शामिल रहे। इस दौरान मातृभूमि सेवा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार और न्यायपालिका से भरोसा उठ गया है, अब न्याय के देवता की शरण में जा रही हैं। देखिए, अंकिता भंडारी के केस में कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट हम गए थे तो वहाँ पे पिटिशन खारिज हो गई, सीबीआई जांच की जो मांग थी वो खारिज हो गई। अभी स्थिति यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सीबीआई जांच की मांग को लेके। एक तो ये इसमें हो रहा है, दूसरा ये है कि सरकार ने बहुत सारे वादे किए इनसे, जैसे वहाँ पे आके कहा कि परिवार के एक सदस्य को रोज़गार दिया जाएगा, तो ना तो कि अंकिता का जो भाई है अजय, उसको रोज़गार मिला। माँ जो है मिनी आंगनबाड़ी है, तो उनको भी कोई पक्की नौकरी नहीं है, 4-5 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो दोनों चीज़ों के बारे में दोबारा याद दिलाया था अभी मैंने जब पौड़ी आए थे, कोई काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा सड़क का वादा किया गया था कि डोब सिरकोट गाँव के जो जहाँ से सड़क है, मुख्य मार्ग है पौड़ी श्रीनगर, वहाँ से अंकिता के घर तक सड़क निर्माण किया जाएगा, वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। और जो सबसे छोटी बात थी कि जो नर्सिंग कॉलेज है वहाँ पे बना हुआ डोब सिरकोट में, उसके लिए ज़मीन हमने दी है, डोब सिरकोट के लोगों ने दान की हुई है। तो उसकी बात ये थी कि धामी जी ने स्वयं कहा था कि ये अंकिता के नाम पे हो जाएगा, स्वर्गीय अंकिता भंडारी नर्सिंग कॉलेज। तो इतनी छोटी सी जो डिमांड है वो भी पूरी नहीं हुई, और बस यही है, हो कुछ नहीं रहा है, बस वादे किए जा रहे हैं और धरातल पे कुछ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम गोलजू महाराज जी के पास दरबार में जा रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है हमें वहाँ न्याय मिलेगा, क्योंकि इंसान इतना हद से गुजर चुका है कि वो अपनी कुर्सी का गरिमा देखते हुए रिश्वत लेके 3 दरिंदों को बरी कर देता है। सुप्रीम कोर्ट यूयू ललित, जबकि उसको पता है ये मुलजिम है, 10 साल काट चुके हैं तिहाड़ में, फिर भी उनको बरी कर रहा है।
सत्संग मंदिर के आचार्य देव के भाई भिंगे चक्रवर्ती दिनेशपुर आगमन पर क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे के साथ ठाकुर अनुकूल चंद जी के अनुयायियों के द्वारा स्वागत किया गया और इस दौरान भिंगे चक्रवर्ती ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सबको मिलकर चलना है, तभी जाकर शांति मिलेगी और दूसरे लोगों से अपने ऊपर जैसा व्यवहार खुद चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों से करना चाहिए। कांग्रेस के 50वें राष्ट्रीय महाअधिवेशन के बाद आज फिर से हाथ से हाथ जोड़े यात्रा प्रारंभ हुई, जो लांघा से प्रारंभ होकर रुद्रपुर, केदार, बालूवाला, लक्ष्मीपुर होते हुए आज बरोटीवाला पहुंची और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में विभिन्न स्थानों पर आयोजित ग्रामवासियों के नुक्कड़ सभाओं में नवप्रभात ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने देश के प्रेम की पुरातन संस्कृति के साथ साथ लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी को भी एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया है। उधर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण पूरे एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। हरिद्वार संयुक्त सचिव के निर्देशन पर 2 स्थानों पर कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई लंढोरा क्षेत्र में की गई है, जहां पर अनाधिकृत व्यावसायिक भवन के साथ ही अवैध रूप से कटने वाली कॉलोनीज को भी सील कर दिया गया। सहायक अभियंता DS रावत के मुताबिक इस तरह की कार्रवाई लगातार चल रही है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।